हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का सीबी विकल आर्ट क्लास में। नया मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को जरूर से जरूर सॉल्व करिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके आएंगे। यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सेम टू सेम हूबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो है आपको कुछ निर्देश दिखाई देगा। निर्देश आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 1 अंक आपको यहां से मिलेगा। फिर 11 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर लगभग आपको 10 से 20 शब्दों में देना है। फिर 21 से लेकर 26 तक लघु उत्तरीय आपका अति लघु उत्तरीय फर्स्ट होगा और इसका उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में लिखना होगा। फिर इसके बाद 27 से लेकर 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न आपको यानी सेकंड दिखाई देगा और ये उत्तर आपको 100 से लेकर 125 शब्दों में लिखना होगा। दो आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 200 से लेकर 250 शब्दों में इसका उत्तर आपको लिखना है। मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जारी किया है, उसको आइए समझने का प्रयास करते हैं। आइए बहुविकल्पीय क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, एक एक करके आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन, एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था। तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ब्रिजनेव, दूसरा है खुश्चेव, तीसरा है स्टालिन, चौथा है लेनिन। इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा ब्रिजनेव। ये एक जो है सोवियत संघ के नेता थे। इनका पूरा नाम था लियोनिड, ठीक है, लियोनिड ब्रिजनेव। 1969 की बात है। 1969 में जो है इन्होंने एक सुझाव या प्रस्ताव दिया था, तो इसी का नाम जो है इनका नाम आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी इसे डब्ल्यूटीओ के नाम से जाना जाता है, ये किस संगठन का उत्तराधिकारी है। जिसमें आपका जवाब क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जनरल अरेंजमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसमें आपका बी वाला होगा, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। इसे शॉर्ट फॉर्म में गेट के नाम से जाना जाता है, गेट, ठीक है, ये होता है। और ये जो है इसी के जगह पे 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई है, ठीक है। तो इसी का उत्तराधिकारी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मूलवासी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, अनुसूचित जनजाति, चरवाहे, अनुसूचित जाति या फिर घुमंतु। जिसमें जो जवाब होगा वो होगा अनुसूचित जनजाति। ये मूलवासी के रूप में इन्हें आदिवासी या मूलवासी कहा जाता है, ठीक है। अगला है सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध कौन है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, सी राजगोपालाचारी, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर नीचे दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सिद्धारमैया। तो इसमें सही जवाब आपका क्या होगा, सही जवाब इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के विषय में सही है, क्या सही है। वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है या फिर वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी या फिर वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है या फिर वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण का समान है। तो उसमें सी वाला आपका राइट आंसर होगा, ये बहुआयामी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता यानी जनक कौन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय या मोरारजी देसाई। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपातकाल की घोषणा 12 जून 1975 को, 13 जून 1975 को या फिर 16 जून 1975 को या फिर 25 जून 1975 को। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1975 को जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगर आपको थोड़ा सा इसमें बताएं कि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी, ठीक है, इंदिरा गांधी। और अगर राष्ट्रपति के बारे में पूछ ले तो उस टाइम पे फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे देश के उत्पादकों को निर्यात की अनुमति ना होना, मुक्त व्यापार, संरक्षणवाद, आर्थिक वैश्वीकरण या फिर राजनीतिक वैश्वीकरण। तो इसमें आपका संरक्षणवाद इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा।
9वां क्वेश्चन है कि द्विराज सिद्धांत की बात जिस राजनीतिक दल ने की थी वह राजनीतिक दल कौन था? कांग्रेस पार्टी थी, या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, या फिर मुस्लिम लीग, या फिर हिंदू महासभा? तो इसमें मुस्लिम लीग जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जो प्रमुख थे वो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में ये जो है मुस्लिम लीग बनाई गई थी, और इसने जो है इस पार्टी ने द्विराज सिद्धांत का नाम दिया था। अगला है इकोनॉमी ऑफ जो है परमानेंस, परमानेंस के लेखक कौन है? इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस के लेखक हैं कौन? तो जवाब इसमें क्या होगा? पीसी महालनोबिस, वर्गीज कुरियन, चौधरी चरण सिंह, या फिर जेसी कुमारप्पा? तो इसमें राइट आंसर जेसी कुमारप्पा के नाम से जाना जाता है इन्हें। तो ये जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अब कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अति लघु पूछे जाते हैं। सबसे सिंपल और आसान शब्दों में आपको बताएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है जिसकी शब्द सीमा लगभग 20 शब्दों में लिखना है आपको। 2 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे ग्लोबल वार्मिंग से क्या आशय है, ब्रटलैंड रिपोर्ट क्या है, करके आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग से क्या आशय है? ग्लोबल का मतलब होता है भूमंडल यानी हमारी पृथ्वी, और वार्मिंग का मतलब होता है गर्म होना, यानी हमारी जो पृथ्वी गर्म हो रही है, जो तापमान बढ़ रहा है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना या वृद्धि होने से है। यह ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने से होती है जिससे जलवायु परिवर्तन और बर्फ पिघलने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बर्फ पिघलेगा, नदी में बाढ़ आएगा, नदी में बाढ़ आएगा तो फिर नदी जो समुद्र में मिलेगी तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो तटीय इलाके जो रहेंगे वो डूब जाएंगे। तो इस प्रकार से काफ़ी खतरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन करा है कि ब्रटलैंड रिपोर्ट से क्या तात्पर्य है? ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 में जारी हुआ था जिसमें पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन की बात कही गई है। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा भी दी गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास। ठीक है। अगला है यहाँ पे रजाकार कौन थे? तो रजाकार कौन थे इसमें लिखेंगे। रजाकार हैदराबाद राज्य के निजाम के समर्थक और एक स्वैच्छिक सशस्त्र दल थे। इन्होंने 1947 में भारत में विलय के विरोध का हिंसक गतिविधियां की थी। तो इस प्रकार से इनके बारे में लिखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत की विदेशी नीति के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। 2 नंबर मिलेगा तो 2 उद्देश्य आप लिख देंगे। पहला पॉइंट है विश्व में शांति और सहयोग बनाए रखना, ये भारत की विदेशी नीति है। अगला है अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना या असहभागिता नीति अपनाना, ये भारत का विदेशी नीति है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न है सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा से क्या तात्पर्य है? तो इसके बारे में आप लिखेंगे सिंपल भाषा में कि पारंपरिक सुरक्षा का अर्थ है देश की सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा करना, सैन्य शक्ति का प्रयोग करना तथा बाहरी आक्रमण से देश की सुरक्षा करना, ये पारंपरिक सुरक्षा का नाम दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन करा कि सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं या सिंडिकेट से क्या आशय है? सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक समूह था जो 1960 के दशक में इंदिरा गांधी के निर्णय को नियंत्रित करने की कोशिश करता था। तो सिंडिकेट एक बैंक भी होता है, तो आप उसे ध्यान नहीं रखेंगे। सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेताओं का समूह था। ठीक है। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो इसमें लिखेंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है। पहला पॉइंट क्या है? ये मानव अधिकार संगठन है। इसका उद्देश्य विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा करना और अन्याय व अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना। तो ये एक संगठन का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि टिकाऊ विकास जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सतत विकास के नाम से जाना जाता है, इसकी अवधारणा क्या है? तो इसके बारे में 2 लाइन लिखना है आपको। टिकाऊ विकास या सतत विकास ऐसा विकास है जिससे वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रहे, उसे टिकाऊ विकास या सतत विकास के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्षेत्रीयतावाद से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आप लिखेंगे क्षेत्रीयतावाद का जो अर्थ होता
है, इसमें आप क्षेत्र की भावना जो होती है लोगों के अंदर उसके बारे में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे किसी विशेष क्षेत्र के लोगों का अपने क्षेत्र के हितों के राष्ट्र हित से ऊपर समझना, इससे राजनीतिक या सामाजिक भेदभाव भी उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी राज्य के लोग हैं और अपने देश से उसे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे तो वो क्षेत्रीयता की भावना कही जाती है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मंडल आयोग कब और किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंपल है। मंडल आयोग 1979 1979 में गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। ठीक है, बीपी मंडल ने की थी। जैसे बीपी बढ़ जाता है लोगों का तो आप उसको भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। इस आयोग ने पिछड़े वर्गों को आरक्षण की सिफारिश की है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों इसके बाद शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट पोर्शन, जिसमें आपको 50 से 60 शब्दों में उत्तर देना है। 5 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होगा। तो चलिए इसका उत्तर फटाफट समझने का प्रयास करते हैं सिंपल आसान शब्दों में। जैसे क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के किन्हीं 2 कार्य को लिखिए। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसे शॉर्ट फॉर्म में IMF के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके 2 कार्य लिखने हैं, तो यहाँ पे 2 कार्य लिखना है, तो आइए लिख देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि भुगतान संतुलन की समस्या से उबर सके। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको ऐसे पॉइंट में पॉइंट 1 पॉइंट 2 में डाल के लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा मिक्स कर दिया है, तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इसमें लिखेंगे यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है और सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों पर निगरानी रखता है। तो इस प्रकार से 2 आप पॉइंट लिख देंगे, 2.5 नंबर 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैश्विक पटल पर आतंकवाद और एक गंभीर समस्या बन चुका है, इसके लिए आप क्या क्या तर्क है, तर्क आपको देना है। तो आतंकवाद इसमें लिखेंगे आतंकवाद आज एक वैश्विक समस्या बन गया है क्योंकि यह सीमाओं पर फैल चुका है और इससे निर्दोष लोग की जान चली जाती है। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है और देश की सुरक्षा को खतरा होता है। जैसे भारत में 9/11 का हमला हुआ था, तो ये भी एक तरह से गंभीर खतरा था आतंकवाद का। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 1967 में आम चुनाव की राजनीतिक भूकंप क्यों कहा गया। 1967 में आम चुनाव हुए थे और उसको नाम दिया गया है राजनीतिक भूकंप। क्यों कहा गया है तो वह जानते हैं। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ, कई राज्यों में उसकी सरकारें गिर गईं, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, इसे एक दलीय प्रभुत्व समाप्त हुआ और इसीलिए इसे राजनीतिक भूकंप कहा गया। यानी अचानक एक नई सरकार बन जाए तो उसी को कहा जाएगा जो है राजनीतिक भूकंप। जैसे आपके विद्यालय में मान लीजिए कि प्रिंसिपल हैं, ठीक है, आपके विद्यालय में प्रिंसिपल हैं, लेकिन अचानक अगले ही दिन किसी टीचर को प्रिंसिपल बना दिया जाए तो भूकंप सा जाएगा, भैया अचानक ये क्या हो गया, है ना, इसी प्रकार से। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आनंदपुर शाही प्रस्ताव क्या है, इसके 2 मांगे लिखिए। तो इसमें लिखेंगे आनंदपुर शाही प्रस्ताव 1973 में अकाली दल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो जो मेन फैक्ट पॉइंट आप उसे ध्यान रखेंगे, अकाली दल द्वारा जो है 1973 में आनंदपुर शाही प्रस्ताव पारित किया गया। अब इसकी क्या मांगे थी तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे इसके बारे में। पहली मांगे क्या थी, राज्यों को अधिक स्वायत्तता देना। राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने का मतलब राज्य अपने आप में स्वतंत्र रहें और अपना काम खुद वो कर सकें। दूसरा, केंद्र के अधिकारों को केवल रक्षा, विदेशी नीति, संचार तक सीमित करना। इन्हें जो केंद्र है, कुछ केंद्र सरकार को शक्तियां दी गई और कुछ शक्तियां राज्य सरकार को देने की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे विजन 2020 क्या है, आसियान की सफलता के 2 कारण लिखिए। ये विजन 2020 क्या है इसके बारे में आपको लिखना है 2020। इसमें लिखेंगे विजन 2020 यानी 2020 आसियान देशों द्वारा प्रस्तुत वह योजना है जिसका
उद्देश्य क्षेत्रीय शांति बनाना, समृद्धि बनाना और सहयोग स्थापित करना था। तो 2020 में एक एजेंडा बनाया गया, एक ऐसा नियम बनाया गया जिसमें हम शांति, समझौता, समृद्धि, सहयोग की भावना रखेंगे। आसान की सफलता के कारण क्या है, इसमें 2 पॉइंट आप लिख देंगे। आपसी सहयोग और सहमति ये सबसे बड़ा सफलता का कारण बन गया है। आर्थिक विकास पर जोर, आर्थिक विकास पर जोर यानी देश का विकास हो, जो उसमें समूह में है उन देशों का सभी का विकास हो, इसलिए ये सफल बन गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन करा कि स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों की विलय समस्या पर टिप्पणी लिखिए। जो देशी रियासतें थी वो विलय नहीं हुई थी या नहीं हो रही थी, क्या कारण था, उसमें लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थीं। 565 देशी रियासतों का मतलब वो ऐसे रजवाड़ी शासन जो जहाँ पे राजा शासन करते थे, तो ऐसी 565 देशी रियासतें थीं। इनके विलय की समस्या बहुत बड़ी थी, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने कूटनीति बनाई, समझौते से सुलझाया और भारत में विलय करने की कोशिश की और एकता में बांध कर जो है उसको विलय किया और भारत आज जिसमें कुछ ऐसी देशी रियासतें थी जो भारत में शामिल हो गई। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है आपका लघु उत्तरीय सेकंड और इसमें जो है आपको लगभग 125 शब्दों में आपको लिखना होगा। आइए आंसर को कैसे लिखते हैं इसको जानते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जैसे एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में कांग्रेस की भूमिका क्या है, इसके बारे में 6 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। क्षेत्रीय संगठन के क्या उद्देश्य होते हैं, यूरोपीय संघ को प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, 3+3 ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ऐसे ही आपको नंबर भी देखने को मिलेगा। आइए इसका उत्तर सरल और आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक सामाजिक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में कांग्रेस की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, कांग्रेस पार्टी भारत की स्वतंत्रता संग्राम के समय केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन थी। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों जैसे किसान, मजदूर, व्यापारी, विद्यार्थी, महिलाएं, बुद्धिजीवी शामिल थे। बुद्धिजीवी का मतलब जो जिनके पास जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सब बुद्धिजीवी के अंतर्गत आते हैं। इसमें आगे लिखेंगे कि कांग्रेस ने विभिन्न विचारधाराओं जैसे उदारवादी, समाजवादी, गांधीवादी, राष्ट्रवादी एक मंच पर लाकर स्वतंत्रता को संगठित किया, यानी देश को आज़ादी दिलाने में काफ़ी अहम भूमिका भी निभाई। आगे से मिल सकते हैं इन सबको राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। स्वतंत्रता के बाद भी कांग्रेस ने देश की एकता और धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश को एकता में बांधने और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कि भारत में कई सारे धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्मों को एक साथ एक मंच पर रखना ये सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती थी। तो ये काफ़ी अहम भूमिका निभाई है कांग्रेस ने। आइए अगले क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रीय संगठन के क्या उद्देश्य होते हैं, यूरोपीय संघ के प्रभावशाली क्षेत्रीय जो संगठन होते हैं, संगठन बनाने का प्रमुख जो है कारक कौन कौन से हैं। आइए इसका उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं। कैसे आप इसका उत्तर लिखेंगे, पहले क्षेत्रीय संगठनों का उद्देश्य क्या है इसके बारे में लिखेंगे। तो उसमें लिखेंगे कि सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग हो सके, उसका बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय सहयोग का जो है उद्देश्य होता है। दूसरा है क्षेत्र में शांति बने रहे, स्थिरता बनी रहे और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस संगठन का निर्माण किया जाता है। अगला है साझा संसाधनों का उचित उपयोग हो सके, विकास सबका हो सके, इसीलिए ये संगठन का निर्माण किया जाता है। आगे इसमें लिखेंगे कि यूरोपीय संघ को प्रभावशाली बनाने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसमें लिखेंगे कि समान मुद्रा जैसे कि यूरो, इसका उपयोग जो है किया गया जिससे आर्थिक एकता बढ़ी है। दूसरा, सदस्य देशों में मुक्त व्यापार और लोगों को स्वतंत्रता का आवागमन बढ़ा है। नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं कि साझा नीतियां जैसे पर्यावरण, कृषि, विदेशी नीति अपनाना,
इन सब ने यूरोपीय संघ को विश्व को सशक्त संगठन बना दिया है। इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व की साझी संपदा से क्या अभिप्राय है, इसके दोहन और प्रदूषण किस प्रकार किया जा सकता है, इस संबंध में अपने सुझाव दीजिए। तो आपको अपने सुझाव देना है, तो आइए सुझाव देने का काम करते हैं। कैसे, इसमें क्या बता सकते हैं। पहले आप लिखेंगे विश्व की साझी संपदा। इसमें जैसे कि इससे आशय उन प्राकृतिक संसाधनों से है जो पूरे समाज, मानव समाज की संपत्ति है, जैसे समुद्र, वायु, अंटार्कटिका महाद्वीप, ये अंतरिक्ष, ये सब पूरे विश्व की कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। इनका किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वायु हो, अंटार्कटिका महाद्वीप हो या फिर अंतरिक्ष हो, वो सभी के लिए समान है। ठीक है। अब इनके बारे में लिखेंगे दोहन और प्रदूषण कम करने के उपाय क्या हैं। तो इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, इन क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां और शोषण पर नियंत्रण लगाया गया। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़े पर्यावरण कानून बनाए गए जिससे जो है लोग प्रदूषण ना फैला पाएं। दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का भी उपयोग बढ़ाया गया। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब वो ऊर्जा जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः नया बना सकते हैं, जैसे कि जल ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये सब। देश को मिलाकर प्रदूषण कम करने की जिम्मेदारी साझा करनी चाहिए। अगला पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, जिससे पृथ्वी का पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और भविष्य पीढ़ियां भी लाभ उठा सकेंगी। भाई सिंपल सी बात है, अगर पृथ्वी रहेगा तभी तो जीवन रहेगा, तो इस प्रकार से हमें पृथ्वी को बचाना है, तभी जीवन बचेगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक दलों के मध्य बढ़ती सहमति के 3 प्रमुख मुद्दों का उल्लेख कीजिए। यह बढ़ती सहमति क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो आइए थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक दलों के मध्य 3 प्रमुख सहमति के मुद्दे हैं, जिसमें आपका ये हेडिंग बन जाएगा 3 प्रमुख सहमति मुद्दे। पहला पॉइंट लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखना, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण की नीति को आगे बढ़ाना, जो आर्थिक सुधार है, वैश्वीकरण, उस नीति को, नियम को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है विदेशी नीति में राष्ट्रीय हितों की भी रक्षा करनी है। अब सहमति की आवश्यकता क्या है, तो आवश्यकता में आप इसमें लिखेंगे कि राजनीतिक सहमति में देश में अस्थिरता और विकास बना रहता है, इससे नीति निर्माण में निरंतरता रहती है और जनहित की योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू की जा सकती हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है इसके बारे में थोड़ा सा 2 पॉइंट और ले सकते हैं कि विभिन्न विचारधाराओं के बावजूद अगर दल देश हित में एकजुट हो तो लोकतंत्र मजबूत होता है और जनता का भरोसा भी बढ़ता है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे 200 से लेकर 250 शब्दों में लिखना होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा दिया है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि, जिसे NPT के नाम से जाना जाता है, पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। भारत का परमाणु नीति वैश्विक स्तर पर भेदभाव रहित और परमाणु निःशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध की है, उदाहरण सहित आपको बताना है। काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, 8 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। अथवा करके क्वेश्चन दिया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस बात पर सर्वाधिक बल दिया गया है। यह किस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना से भिन्न है, यानी अलग है, स्पष्ट कीजिए। 8 नंबर यहाँ से भी आपको मिलेगा। दोनों में से कोई एक करना है, फिर 32 नंबर क्वेश्चन रहेगा। इन दोनों में से कोई आपको एक क्वेश्चन करना होगा। आइए इसका उत्तर देखते हैं, कैसे आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पे ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा कि भारत में परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, और भारत की परमाणु नीति वैश्विक स्तर पर भेदभाव रहित परमाणु निःशस्त्रीकरण के विरुद्ध वचनबद्ध की है, उदाहरण सहित आपको बताना है। भैया इतना लंबा चौड़ा प्रश्न पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है, लिखना क्या है इसमें। आइए इसका उत्तर देखते हैं कि इसमें लिखना क्या है, कहना क्या चाहते हैं आखिर। भारत में NPT पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया, पहला हेडिंग आपका बन जाएगा यहाँ से। अब इसके बारे में आप लिखेंगे, आप जो है परमाणु अप्रसार संधि 1968 में बनी थी, पहला फैक्ट पॉइंट। परमाणु जो है अप्रसार संधि NPT 1968 में बनी थी, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियार का प्रसार रोकना था। ठीक है, उद्देश्य क्या था, परमाणु हथियार को रोकना था। परंतु इस संधि ने परमाणु संपन्न देशों जैसे अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस विशेष अधिकार दिए गए और अन्य देशों को परमाणु हथियार रखने से रोका गया। अब आप सोचिए,
ये देश अपने पास परमाणु हथियार रख सकते हैं, भारत या फिर अन्य कोई देश नहीं रख सकता है, ये तो गलत नियम था। तो इसलिए भारत ने साइन यहाँ पे हस्ताक्षर नहीं किए। ठीक है, आगे है, भारत ने इसे भेदभावपूर्ण माना है क्योंकि यह परमाणु शक्ति संपन्न और गैर परमाणु देशों में असमानता स्थापित करती है। तो इस प्रकार से ये इसके बारे में आप यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे कि क्यों हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब इसकी जो नीति है उस नीति के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, यानी भारत की परमाणु नीति। इसमें लिखेंगे, भारत ने हमेशा कहा है कि परमाणु शक्ति का प्रयोग केवल शांति और ऊर्जा उत्पादन के लिए ही किया जाएगा। भारत की नीति पहले उपयोग ना करना, नो फर्स्ट यूज, ये इसकी नीति है भारत की। लेकिन भारत का मानना है कि सभी देश समान अधिकारों को साथ परमाणु निशस्त्रीकरण देश दिशा में कम करना चाहिए, नहीं परमाणु जो ऊर्जा है इसको कम करना चाहिए, नहीं तो खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आगे इसमें उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं क्योंकि उदाहरण पूछा गया है। तो 1974-1998 में भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्य से परमाणु परीक्षण किए, हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता जो है जताई है। भारत का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि यह वैश्विक स्तर पर भेदभाव रहित परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल हो जाएगा। अब अथवा करके यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ और इसके विघटन का कारण क्या है, और सोवियत संघ के विघटन की गोर्बाचोव की भूमिका क्या है, ये बताना है आपको। तो चलिए भैया इसके बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं। विघटन का वर्ष क्या है, विघटन यानी सोवियत संघ जब अलग हुआ तो दिसंबर 1991 में ये अलग हुआ, विघटन हुआ। ठीक है, अब विघटन का कारण क्या है, तो यहाँ पे देखिए आर्थिक संकट पहला पॉइंट। इसमें लिखेंगे, सोवियत संघ की केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था असफल रही, उद्योग और कृषि में गिरावट आ गई, जिसके कारण ये क्या हो गया, विघटन हो गया। दूसरा, राजनीतिक असंतोष, लोगों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी और जनता में असंतोष बढ़ गया, जिसके कारण ये विघटन हो गया, यानी अलग हो गया, टूटकर बिखर गया। अगला है राष्ट्रवादी आंदोलन। राष्ट्रवादी आंदोलन का मतलब कि संघ के विभिन्न गणराज्यों में जैसे यूक्रेन, लाटविया, लिथुआनिया, ये स्वतंत्र की इनकी मांग बढ़ी, जिससे धीरे धीरे सोवियत संघ विघटन हो गया। शीत युद्ध का दबाव, शीत युद्ध का दबाव में अमेरिका से हथियारों की दौड़ में जो है खर्च बढ़ा और जैसे कि अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई, धीरे धीरे जो है ये एक तरह से आगे चला और फिर शीत युद्ध में बदल गया। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं आगे। फिर इसके बाद गोर्बाचोव की भूमिका क्या थी, तो गोर्बाचोव की भूमिका देखिए, 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सत्ता में आए और उन्होंने सुधार की दो नीतियाँ बताई। पहला है आर्थिक सुधार की नीति, दूसरा है खुलापन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इन नीतियों से जनता को स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली, परंतु इससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और विघटन की प्रक्रिया भी तेज हो गई। अब इसके बारे में 2 पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं। अंततः दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के 15 स्वतंत्र गणराज्यों में विभाजित हो गया और शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। यानी जो सोवियत संघ है 15 स्वतंत्र यानी 15 नए देश बन गए। एक देश टूटकर 15 नए देश बन गए, जिससे पूरा का पूरा सोवियत संघ जो है खत्म हो गया, वो टूटकर बिखर गया। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। लंबे चौड़े क्वेश्चन हैं जहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।